हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। हम बात कर रहे हैं पद्म श्री बाबा योगेंद्र की। योगेंद्र का जन्म 7 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक साधारण से परिवार में हुआ। योगेंद्र के पिता का नाम विजय बहादुर और माता का नाम पार्वती था। विजय बहादुर जाने माने वकील थे। 2 वर्ष की आयु में ही योगेंद्र की मां का साया उनके सिर से उठ गया। इन्हें इनकी चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया। योगेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा बांसगांव गोरखपुर में और हाई स्कूल की शिक्षा बस्ती में हुई, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने गोरखपुर के डीएसवी इंटर कॉलेज से पास की। रहने वाले तो हम एक ऐसे ज़िले के हैं जिसका नाम है बस्ती। बड़ा भारी ज़िला है वो। आज 3 ज़िले बन गए उसके, उसी में कबीर नगर हो गया। बचपन से ही योगेंद्र को नैतिक शिक्षा, देशभक्ति, राष्ट्रवाद और अनुशासन जैसे विषय बहुत प्रिय थे और चित्रकला में तो इनकी विशेष रुचि थी। साथ ही योगेंद्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्रियाकलाप बहुत प्रभावित करते थे। इसलिए 1942 में ही कॉलेज शिक्षा के दौरान योगेंद्र ने संघ का हाथ थाम लिया। उन्होंने संघ का प्रथम प्रशिक्षण ओटीसी पास किया और लग गए संघ के कार्यों में। इसी दौरान योगेंद्र की भेंट प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख से हुई। नानाजी का योगेंद्र के संघ जीवन को संवारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्हीं की ही प्रेरणा से योगेंद्र ने अपना जीवन संघ के कार्यों में लगा दिया। 1945 में संघ के संपूर्ण प्रशिक्षण के पश्चात एक बैठक में बाबा साहेब आप्टे की नजर योगेंद्र पर पड़ी। कुछ सवाल जवाब के पश्चात बाबा साहेब आप्टे योगेंद्र के विचारों से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें 21 वर्ष की आयु में ही संघ का प्रचारक घोषित कर दिया। लेकिन जब मैं कक्षा 11 में गोरखपुर में पढ़ने के लिए आया तो वहाँ फिर मिले हमारे जीवन में नानाजी देशमुख। नानाजी का इतना हम लोगों को प्यार था। मैं एक परिवार में रहता था, वहाँ आते थे, मिलते थे, जुलते थे। हमको सवेरे जगाने आते पढ़ने के लिए। एक विशेष घटना थी वो। उनका जीवन बड़ा पवित्र था। एक बड़े वकील थे, उनका भोजन बनाने का काम उस वक्त करते थे नानाजी। और दोपहरी में हमारे कॉलेज में आ जाते। हम 10-12 लोग थे जो उनके संबंध में आए, जिसमें से 5-6 लोग तो बाद में सक्रिय हो गए और संघ के प्रचारक भी बन करके खड़े हो गए। कई लोग थे वो। मैं भी उनके पीछे पढ़ाई में अपना लगाए रहा। लेकिन पढ़ाई समाप्त होते ही हमारे जो संघ चालक थे, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे बाबू हरिहर प्रसाद जी, वो एक विद्यालय था उसके वो करता धरता सब कुछ वही थे, बाबू हरिहर प्रसाद जी। और वो बस्ती ज़िले का एक छोटा सा कस्बा था बखिरा, उसी में हमको वहाँ ले गए। संघ का काम भी करो, यहीं थोड़ी पढ़ाया कर लोगों को। मैं ड्राइंग पढ़ाता था उस समय। लेकिन केवल 5-6 महीने के बाद में हमको उन्होंने दूसरा एक स्कूल था महाराजगंज में, गोरखपुर ज़िले के अंदर, वहाँ भेज दिया। तो वहाँ भी पढ़ चला। 42 में मैं प्रथम बार संघ शिक्षा वर्ग के लिए लखनऊ आया। उत्तर में भारत में वो पहली बार संघ का ऐसा एक पहला क्षेत्र था 42 में। वर्ग में बहुत अच्छे 24 तो शिक्षक ही आए थे नागपुर में, बड़ी भारी संख्या थी। दीनदयाल जी भी थे उसमें। माननीय भावराव के काम का व्याप तो शुरू हो गया था।
तो इन लोगों का सबका संबंध मिलते ही हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार की बातें आने लगीं कि क्यों न देश के लिए कुछ काम किया जाए, कुछ परिवार का संस्कार और समाज का भी और कांग्रेस का भी सक्रिय काल का पिताजी की सक्रियता गाऊंगा। तो उनके कारण हम उस काम में लग गए अपना। और जब वैसे 42 का UTC का काम हुआ, फिर वो कुछ दिन के लिए स्कूल में हमें ज़रूर भेज दिया था जब इंटरमीडिएट पास कर लिया मैंने। और हम ये पढ़ाई के थोड़ा देर काम में लगाए गए, लेकिन 42 में हमको इन्होंने प्रथम वर्ष कराया। 43 में फिर हम कर रहे लगे, लेकिन जैसे ही 45 का प्रवेश हुआ, हम लौट करके आए तृतीय वर्ष से। 1 साल का गैप हो गया था और उसी साल हम प्रचारक घोषित कर दिए गए। योगेंद्र युवा होने के साथ साथ गुणों की खान रहे। वे व्यवहार कुशल, मिलनसार और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, अनुशासन प्रियता, मर्यादित व्यवहार, राष्ट्रवादी सोच और उनके वाक चातुर्य के कारण ही शीघ्र ही योगेंद्र ने संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों का दिल जीत लिया। उनके व्यक्तित्व के चुंबकीय आकर्षण, खनकदार आवाज, मोती जड़े सुंदर हस्तलेख और अद्भुत संगठन क्षमता के कारण लोग उनकी तरफ खींचे चले आते। तहसीलें थी, उनका दायित्व मिलता रहा, लोगों का स्नेह मिलता रहा, समाज में हम काम में जुटे रहे। अहंकार शून्यता और सरलता ही उनकी विशेषता रही। संघ के प्रचारक और कार्यकर्ताओं के राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना हे बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। राष्ट्र के प्रति इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत योगेंद्र जी का प्रचारक जीवन समय की गति के साथ साथ आगे बढ़ता गया। उन्हें जो भी दायित्व सौंपा गया, उन्होंने उसे समर्पण और प्रामाणिकता के साथ पूरा किया। योगेंद्र ने संघ के गठनायक से लेकर नगर, जिला, विभाग और अखिल भारतीय प्रचारक तक का दायित्व बखूबी निभाया। योगेंद्र के युवा होते होते उनका चित्रकार मन भी युवा होता गया। उनकी अंगुलियां कागज पर मन की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए व्याकुल होने लगी। कहते हैं कवि, साहित्यकार और चित्रकार भले ही तलवार नहीं उठाते, लेकिन अपनी लेखनी की धार से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर देते हैं। कलम ने कई आंदोलन और क्रांतियों को जन्म दिया है। कलाकारों की संघर्ष करने की अपनी शैली होती है। ये अपने शब्दों और चित्रों से जन भावनाओं को दिशा देकर क्रांति का जन आधार तैयार करते हैं। समय गवाह है, कवि, गीतकार, चित्रकार और व्यंग्यकारों ने इतिहास बदला है। योगेंद्र ने भी भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने तरीके से लड़ी। गुलामी के दर्द और अंग्रेजों के अत्याचारों को महसूस किया। 1975 के आपातकाल की पीड़ा को भी सहा। गुलामी के दर्द और आपातकाल की पीड़ा के जख्म हम तो शायद वक्त के साथ भूल गए, लेकिन योगेंद्र के कलाकार मन पर ये घटनाएं हमेशा के लिए कुछ ऐसी आकृतियां उकेर गईं जो आगे चलकर उनकी कलाकृतियों में जीवंतता का एहसास कराती रही। उनकी प्रदर्शनियां कई सवाल छोड़ जाती, इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर अंदर तक झकझोर जाती। देश के विभाजन के समय उन्होंने एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई जिसे देखने वाले अपने आंसू रोक नहीं पाए। इसके पश्चात तो ऐसी प्रदर्शनियों का सिलसिला ही चल पड़ा। शिवाजी,
धर्मगंगा, जनता की पुकार, जलता कश्मीर, संकट में गोमाता, विदेशी षड्यंत्र, मां की पुकार, इन सभी प्रदर्शनियों ने कईयों के संवेदनशील मन को झकझोर कर रख दिया। भारत की विश्व को देन नामक एक प्रदर्शनी ने तो विदेशों में भी प्रशंसा बटोरी और कश्मीर का विभाजन नामक प्रदर्शनी की लोकप्रियता तो अकल्पनीय थी। योगेंद्र ने 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने पर 1957 में जालंधर में एक प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में एक कलाकार ने प्रदर्शनी के मुख्य द्वार पर शहीद आजम भगत सिंह जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर लगा दी। मूर्तिकार ने रंगों का प्रयोग इस प्रकार किया कि मूर्ति की सजीवता देखते ही बनती थी। आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भगत सिंह जी की मूर्ति के आगे ठिठक कर रुक जाता। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह जी की माताजी को आमंत्रित किया गया। दिए गए समय पर प्रदर्शनी के आयोजक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन भगत सिंह जी की माताजी नहीं आई। जब ज्यादा समय हो गया और लोग प्रदर्शनी देख देख कर जाने लगे तो आयोजकों को बड़ी चिंता हुई। वे जब माताजी को तलाशने मुख्य द्वार की तरफ गए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आयोजकों ने देखा कि माताजी तो भगत सिंह जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर मूर्ति से ही बातें कर रही हैं। ऐसी होती थी योगेंद्र जी की प्रदर्शनियां, जैसे समय चक्र घूमकर वापिस अपने कालखंड में ही पहुंच गया हो। यही वो समय था जब देश में कई राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठाने लगी। इनमें वामपंथी ताकतें देश की शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से युवाओं को बरगलाकर अलगाववादी और विघटनकारी विचारधारा से प्रभावित करने लगी। ये ताकतें हमारी भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को प्रदूषित कर युवाओं के अंतर्मन में देश विरोधी भाव का बीजारोपण कर रही थी। वामपंथी ताकतों ने अपनी विचारधारा से कलाकारों के एक बड़े वर्ग को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इन ताकतों से निपटने के लिए देश में एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो देश के युवाओं को सही दिशा दे सके, और इसके लिए उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो यह कार्य बखूबी कर सके। आखिर यह तलाश योगेंद्र पर आकर समाप्त हो गई। योगेंद्र की प्रतिभा का सही उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तात्कालिक पदाधिकारियों ने 1981 में योगेंद्र को संस्कार भारती नाम से अखिल भारतीय संगठन खड़ा करने का दायित्व सौंपा, जिसका मकसद था देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करना और देश के कोने कोने से कला के साधकों को एक मंच पर लाना। योगेंद्र के अथक परिश्रम से संस्कार भारती आज कलाकारों की अग्रणी संस्था बन गई है। विश्व के अनेक देशों में इसकी शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। योगेंद्र शुरू से ही बड़े कलाकारों के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने नए लोगों को मंच दिया और धीरे धीरे वे नए लोग ही बड़े कलाकार बन गए। 40 वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात आज योगेंद्र ने देश में राष्ट्रभक्त कलाकारों की एक फौज तैयार कर दी है। योगेंद्र देश भर की लगभग सभी प्रकार की कलाओं के साधकों यथा गीतकार, गायक, संगीतकार, चित्रकार, अभिनेता, नाटककार और लोक कलाकारों को एक मंच पर लाने और इन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। हालांकि देश के कोने कोने से विभिन्न विधाओं के कला साधकों को एक मंच पर लाना मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा था, लेकिन यह कार्य सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र जी की ही बस की बात थी। सारे देश में जो स्कूल लोगों ने स्वतंत्र चला रखे थे संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में, लेकिन उनका कोई ऐसा संगठन नहीं था। शिशु मंदिर चालू हो गया था 51 में ही, लेकिन
ये सब अलग अलग के शिष्य सब प्रचारक, कोई अपने प्रांत में, कोई प्रांत में। तो वो दिन आया जिसमें 78 में विद्या भारती का गठन करने की बात आई। 16,000 शिशु आए दिल्ली में। तो उनका हर नगर का, हर प्रांत के हिसाब से नगर का बनाने का, उनका नाटक, उनका खेल कूद, उसकी तैयारी में हमको मौका मिल गया। वहाँ एक विद्यालय था बड़ा भारी, अरे दिल्ली में विद्यालय समर शिक्षा संस्थान है, उसके भी सारे अध्यापक हमको मिल गए। कलाकार तो हमारे साथ थे ही। तो एक बड़ा वो कार्यक्रम था, उसमें लोगों ने शायद देखा, योगेंद्र को व्यवस्था में भी सराहा। संजीव रेड्डी उस कार्यक्रम में भी आए थे हमारे, अच्छा लगा, बड़ा भारी विद्या भारती की। और वहाँ विश्व का एक संगठन विद्यार्थियों का बनाने के लिए अटल जी को भी उन्होंने बुलाया, उसमें वो आई, अपना वो दृश्य देखा मैंने सारा, उसकी सजावट किया। लेकिन इसके साथ तुरंत ही उसी साल हमको एक काम मिल गया, विश्व हिंदू परिषद का बड़ा भारी कार्यक्रम था। दो कार्यक्रम में पहले भी गया था, जिसमें स्थापना हुई इलाहाबाद में, गुरुजी उसमें आए, सारे देश भर के संत आए थे। उस समय भी प्रदर्शनी मंच बनाने का काम मिला था। लेकिन इस बार नवासी में हमको बड़ा कार्यक्रम मिला और बहुत धर्म गंगा प्रदर्शनी बनाने की बात आई। 34 देशों के लोग आए, उनके सारे कैंप बनाना। परम पूज्य गुरु जी तो उसमें जा चुके थे, बड़ा साहब थे उसमें, और हमारे दलाई लामा उस कार्यक्रम में विशेष आए। सारा जितना भी डेकोरेशन था, प्रदर्शनी बहुत बड़ी थी, बहुत 50 कलाकारों को जोड़ना पड़ा हमें। उस समय हम ये काम में लग गए। उसी के बाद इन लोगों का शायद मन बनाया। तो फिर नाना जी तो थे ही, देवड़े जी हमारे क्षेत्र प्रचारक थे, उनके भी मन में कुछ बात चली, रजी भैया ने बात की, और फिर हमको इन दोनों लोगों का सहारा मिला। अंत में हम संघ शिक्षा पर तृतीय वर्ष में बुलाए गए और हमको बताया गया कि ये हैं विष्णु श्रीधर वाकणकर पद्मश्री, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। तो इनको देख, इनके समझ पकड़ो। तो फिर ऐसे लोगों को हमको आदेश मिल गया कि इस प्रकार का मिले। फिर 3 लोग दिल्ली के मिले, मैं लखनऊ में रहता था ज़्यादा, तो लखनऊ में इस प्रकार के 3 लोग मिले। 2 लोग आगरा के मिले, ऐसे 11 लोगों का एक 3 लोग वहाँ के मिल गए थे मध्य भारत के, ऐसे ये 3 लोग और 2 और, तो ऐसे 11 लोगों का एक संस्थापक सदस्य में मिला। हमारे महामंत्री बने हरिभाऊ वाकणकर, जगदीश पाल जी नाम आपने सुना, वो हमारे महामंत्री बने। और हमारे दिल्ली के जो महापौर थे, वहाँ के संघचालक थे लाला हंसराज जी, बहुत बड़े आदमी थे, महापौर थे वो दिल्ली के। उनके सुपुत्र राजेंद्र जी, वो भी महापौर बने, वो हमारे प्रथम अध्यक्ष बने। और फिर ये काम चल पड़ा 81 में। संविधान हमारा लिखने वाला व्यक्ति बड़ा भारी था, विद्या भारती का एक कार्यकर्ता राणा प्रताप सिंह शाम को लिखा, और भाग से हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता थे वो सचिव थे, वित्त मंत्री के साथ थे, वित्त सचिव थे। तो ये तो रात में लिखा गया वो संविधान, और उसी समय वो स्वीकृत हो गया। तो हमारे श्रेडवाड़ी हो गए 81 में। और एक कार्यक्रम बड़ा 10-11 को हमको करने का मौका मिल गया। अखिल भारतीय लोग आए, संगठन को मान्यता मिल गई, तब से हम इस संस्कार भारती के काम में लगा दिए गए। 1990 में एक विशाल राष्ट्रीय कला साधक संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस साधक संगम में देश भर के कलाकारों ने भाग लिया, जिनमें फिल्मी दुनिया के कई नामचीन चेहरे शामिल थे। मसलन दादा मुनि अशोक कुमार, शेखर कपूर, नलिनी जयंत, नाना पाटेकर, अनूप जलोटा, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक सुधीर फड़के। इन नामचीन कलाकारों ने संस्कार भारती के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हरिभाऊ वाकणकर, मजदूर हित की रक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले दंता पंत ठेगड़ी और पटना के तात्कालिक सांसद शैलेंद्र श्रीवास्तव भी योगेंद्र की अद्भुत संगठन शक्ति से प्रभावित होकर संस्कार भारती से आजीवन जुड़ गए। आज अगर सम्यक दृष्टि से नजर डालें तो संस्कार भारती
और आदरणीय योगेंद्र जी एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। योगेंद्र और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी समकालीन थे। 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय प्रशिक्षण इन्होंने साथ साथ पास किया। दोनों 20 दिन तक साथ रहे। एक जगह श्री अटल जी ने कहा भी है कि मैंने और योगेंद्र जी ने एक साथ यात्रा प्रारंभ की। मैं राजनीति में चला गया और योगेंद्र जी सामाजिक क्षेत्र में। योगेंद्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, संघ संचालक श्री गुरुजी, भाऊराव देवरस और अडवाणी जी जैसी अनेक जानी मानी हस्तियों के साथ काम करने का मौका मिला। आपातकाल में योगेंद्र को पुलिस से बचने के लिए बार बार अपना स्थान परिवर्तित करना पड़ता था और अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। इसके लिए उन्होंने दाढ़ी रख ली और साधु का रूप धारण कर लिया। अब चूंकि ये साधु के वेश में रहते थे, इसलिए लोग इन्हें बाबा कहकर संबोधित करने लगे। तब से आप योगेंद्र से बाबा योगेंद्र हो गए। संघ परिवार की एक परंपरा है, जब भी कोई संघ का सदस्य किसी कार्य से दूसरे शहर, नगर, गांव या कस्बे में जाता है तो होटल, धर्मशाला या रिश्तेदार के यहाँ रुकने के बजाय वह अपने कार्यकर्ता या संघ परिवार के सदस्य के यहाँ ही ठहरता है, ताकि काम के साथ साथ संघ के कार्यों की चर्चा और परिवार के अन्य सदस्यों से जान पहचान हो जाए। संघ परिवार की इसी परंपरा के कारण संस्कार भारती का कार्य करते हुए बाबा योगेंद्र कलाकारों को जोड़ने के लिए पूरे देश में घूमे और जहां ठहरते वहां अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते। इस तरह कलाकारों के साथ साथ उनके परिवार भी संस्कार भारती से जुड़ते चले गए और देखते ही देखते संस्कार भारती का एक विशाल काय संगठन खड़ा हो गया। बाबा की एक खूबी और भी है, आप हजारों कार्यकर्ताओं के नाम, पते और फोन नंबर जुबाने याद रखते हैं। आपके इसी अपनेपन के कारण लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। आज भले ही सूचना तकनीक का युग है, लेकिन उस समय बाबा प्रतिदिन अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को स्वयं पत्र लिखते थे। बाबा का सुंदर मोतियों जड़ा हस्तलेख वाला पत्र लोग संजोकर आज भी अपने पास रखे हुए हैं। बाबा का पोस्ट कार्ड जिस कार्यकर्ता के यहाँ पहुंचता वह अपने आप को धन्य मानता। कलाकारों के लिए यह पोस्ट कार्ड उनमें ऊर्जा भरने और संगठन की गति को आगे बढ़ाने का कार्य करता। बाबा योगेंद्र जी की इस अद्भुत संगठन क्षमता के चलते भारत सरकार ने उन्हें जनवरी 2018 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 7 जनवरी 2021 को पद्मश्री बाबा योगेंद्र अपनी आयु के 96 वर्ष पूरे कर 97वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर आपको अशेष बधाई और अनंत शुभकामनाएं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। साधयति संस्कार भारती भारते